Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about International Day of United Nations Peacekeepers. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. So let us understand about United Nations peacekeepers, which are also known as UN peacekeeping force. तो ये जो UN peacekeeping force है, it is deployed in order to fulfill peace commitments between conflicting parties. इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, मान लीजिए, बाद में वो दोनों देश फैसला करते हैं कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, वी विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन टॉक्स। और उस केस में फिर दोनों देश अगर फैसला करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इंश्योर कराए कि अब लड़ाई इससे आगे ना बढ़े, मतलब सीज फायर कंटिन्यू रहे, तो उस केस में यूनाइटेड नेशंस अपने पीस कीपिंग फोर्स को भेज सकती है वहां पे दोनों देशों के बीच में सीज फायर को इन्फोर्स कराने के लिए, ताकि दोनों देश आपस में नेगोशिएट करके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर पाए। तो इससे हमें एक बात समझ आ गई कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस आर नॉट ऑफेंसिव फोर्सेस। इनको किसी देश के खिलाफ या किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ लड़ाई करने के लिए डिप्लॉय नहीं किया जाता है। इनको डिप्लॉय किया जाता है ताकि पीस को इन्फोर्स करा पाए। अगर दो देश या दो साइड्स ने आपस में एग्री किया है, सिर्फ देश ही नहीं, दो वॉरिंग ग्रुप्स ने भी अगर आपस में एग्री किया है कि दे विल नाउ फॉलो पीस एंड ट्राई टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन, तो उस केस में उस पीस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को लगाया जाता है। दैट मीन्स यूएन पीस कीपर्स आर नॉट एन ऑफेंसिव फोर्स। अब यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस आर गाइडेड बाय थ्री प्रिंसिपल्स। कंसेंट ऑफ पार्टीज, यानी कि दोनों जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं उनके कंसेंट के बाद ही यूएन पीस कीपर्स को लगाया जा सकता है। इम्पार्शियल, मतलब वंस द यूएन पीस कीपर्स आर अप्लाइड or sent to a particular area, they will remain impartial. They will not support or favor any particular warring party directly or indirectly. And non-use of force except in self-defense. तो सेल्फ डिफेंस में ही बस वो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज दे विल रिमेन लार्जली पीसफुल। Every United Nations peacekeeping mission is authorized by United Nations Security Council. UN peacekeepers are also referred as blue berets या blue helmets because of the light blue helmets और berets they keep on. एक इंफॉर्मेशन प्रिंस पर्सपेक्टिव से याद रखिए कि इन 2007 इंडिया डिप्लॉयड ऑल वुमेन फॉर्म्ड पुलिस यूनिट टू यूएन operations in Liberia, and this made India the first country to send all women contingent to a UN peacekeeping mission. थोड़ी सी यूएन पीस कीपिंग फोर्स की जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ फंड एज वेल एज मिलिट्री पर्सनल, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर कंट्रीज इन फॉर्म ऑफ फंड। तो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए जो कंट्रीब्यूशन आता है, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, दैट कम्स फ्रॉम ऑल द 193 मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। एवरी मेंबर कंट्री इज लीगली अंडर ऑब्लिगेशन टू पे अ रिस्पेक्टिव शेयर। हर देश का अपना अपना एक पर्टिकुलर शेयर है जो उनको पे करना है फॉर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। दिस पेमेंट हैज टू बी डन इन अकॉर्डिंग विथ द प्रिंसिपल लेड डाउन इन आर्टिकल 17 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, जिसकी मदद से यूनाइटेड नेशन को बनाया गया है, जिसकी मदद से यूनाइटेड नेशंस फंक्शन करता है, उस चार्टर के आर्टिकल 17 में ले डाउन किया गया है कि अलग अलग देश किस तरीके से मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करेंगे टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन यूएन पीस कीपिंग फोर्स। अब किस देश का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें कई सारे फैक्टर्स को अकाउंट किया जाता है, जैसे साइज ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑल। तो मतलब देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ विच द मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स इज डिसाइडेड। उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, दे हैव टू पे लार्जर प्रोपोर्शन टुवर्ड्स यूएन पीस कीपिंग फोर्स। अगर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूएस पीस कीपिंग फोर्स की बात की जाए मॉनेटरी सेंस में, तो इट इज यूएस एट द टॉप, फॉलोड बाय चाइना।
देन जापान, जर्मनी, यूके, इटली। अगर मिलिट्री पर्सनल्स के फॉर्म में बात की जाए, क्योंकि अलग अलग देश को अपने आर्म्ड पर्सनल्स भी भेजने होते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, तो सबसे आगे है बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर इंडिया। तो जो देश मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन कम करते हैं, दीज कंट्रीज compensate by increasing the number of military personnel deployed under UN peacekeeping force। और एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा यूएन पीस कीपिंग फोर्स में अपने आर्म पर्सनल्स भेजने से कंट्री को रेम्यूनरेटिव बेनिफिट भी होता है। अब करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कल का दिन यानी कि 29 मई इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। This day is celebrated in order to honor the service and sacrifice of UN peacekeepers worldwide। इस दिन को यूएन पीस कीपर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ये अनाउंसमेंट किया गया था इन 2002 एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। साल 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स मनाया जा रहा है विद थीम द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। On this particular day 29th May, which is International Day of UN Peacekeepers, भारत से जो 2 इंडियन पीस कीपर्स भेजे गए थे यूएन पीस कीपिंग मिशन में, who lost their life while serving the cause, उन 2 लोगों को दिया जा रहा है मोस्ट ऑनरेबल अवार्ड या मेडल, जिसका नाम है डाग हैमरओल्ड मेडल। डाग हैमरओल्ड मेडल। डाग हैमरओल्ड वाज सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और उनके ही सम्मान में, उनके ही रेस्पेक्ट में द मोस्ट ऑनर्ड मेडल फॉर यूएन पीस कीपर्स, डाग हैमरओल्ड मेडल दिया जाता है। तो 2 इंडियन पीस कीपर्स हैव बीन awarded Dag Hammarskjöld Medal this year। This award has been given to these Indian peacekeepers posthumously। मतलब they lost their life while serving, तो मरने उपरांत posthumously इन 2 लोगों को ये दाग हैमरओल्ड मेडल इस साल दिया गया है भारत से। दुनिया के अलग अलग देशों से दाग हैमरओल्ड मिला है अलग अलग यूएन पीस कीपर्स को। भारत से 2 लोगों को मिला है, संजय सिंह जी को एंड श्री अमिताभ झा जी को। Both have been given this medal posthumously। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये तीसरा स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं सही है, बाकी पहला दूसरा स्टेटमेंट तो मैंने डिस्कशन के दौरान ही बताया है, तीसरा स्टेटमेंट आपको बताया नहीं है, तो लेट मी टेल यू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर द फर्स्ट टाइम यूएन पीस कीपिंग मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन मिडिल ईस्ट 1948 इन ऑर्डर टू डील विद फर्स्ट अरब इजराइल वॉर। यूएन पीस कीपिंग मिशन से रिलेटेड ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है कि अफ्रीका में भारत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। मैंने हिंट्स दे रखा है, थोड़ा हिंट्स देख करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डार्क पैटर्न। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी यूजफुल हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डार्क पैटर्न। देखिए, किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं और वहां का यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा है जो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो हमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे और हमें अट्रैक्ट करके कुछ ऐसी चीज़ें करवाए जो हम नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सामान प्रोडक्ट बाई करवा ले जो हम नहीं खरीदना चाहते, या कोई ऐसा चैनल सब्सक्राइब करवा ले जो हम नहीं करना चाहते, हमारे अकाउंट से पैसे कट जाए विदाउट आवर एक्सप्लिसिट कंसेंट। तो इस तरीके का जो यूजर इंटरफेस होता है ऑन सच चैनल्स which attract people and make them do things which they did not intend to do it or which they did not consciously do, तो इस तरीके के यूजर इंटरफेस को कहा जाता है डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न अलग अलग तरीके से होते हैं। बेसलेस काउंटडाउन चलते रहते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फोमो कि यू आर मिसिंग आउट, जल्दी से खरीद लो। टर्म्स एंड कंडीशंस आर रिटन इन फाइन प्रिंट, जो एक आदमी पढ़ नहीं पाता ठीक से। कैंसिलेशन बटन इज हार्ड टू क्लिक, कैंसिल जल्दी होता ही नहीं है। एड अपीयर्स लाइक अ न्यूज रिपोर्ट, होता ऐड है बट दिखता है जैसे कि कोई न्यूज रिपोर्ट हो। फोर्सिंग यूजर्स टू क्रिएट अकाउंट टू फिनिश अ ट्रांजैक्शन, साइलेंटली चार्जिंग फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, यूजिंग डल कलर्स टू हाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो ये सब जो डिसेप्टिव पैटर्न होते हैं इन्हीं को कहा जाता है डार्क पैटर्न। तो डार्क पैटर्न से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं।
डार्क पैटर्न के कारण जो अगर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में आप इसके लिए आंसर लिख रहे हैं तो द टर्म्स दैट मे बी यूज्ड फॉर डिसेप्टिव या डार्क पैटर्न इज लाइक कन्फर्म शेमिंग, guilting or pressurizing users into certain actions by framing options in biased manner. For example, आपको ऐसे ऐसे इमेजेस दिखाए जाएंगे कि प्लीज पे फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन हु इज सफरिंग, या प्लीज पे फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, वन मस्ट पे, वन मस्ट सपोर्ट सच पीपल, बट व्हाट इज द गारंटी दैट सच चैनल्स या वेबसाइट्स आर जेन्युइन? बट आप नहीं करेंगे तो इट इज अ काइंड ऑफ शेम फीलिंग फॉर अस, राइट? Inside we generate a sense of guilt. So that is also a deceptive pattern which can be considered as overall dark pattern. Bait and switch, click bait का concept, ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव थंबनेल बनाए जाते हैं जिससे इंसान अट्रैक्ट हो जाता है, बट द रियल कंटेंट इज क्वाइट डिफरेंट। उसको भी कहा जा सकता है डिसेप्टिव या डार्क पैटर्न। बास्केट स्नीकिंग, बास्केट स्नीकिंग क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इज बाइंग समथिंग, आप ऑनलाइन कुछ सामान खरीद रहे हैं, उसमें दो चार आइटम ऐसे भी ऐड हो जाते हैं अपने आप बिना जाने जो आप नहीं खरीदना चाहते थे। सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स, आपने बस एक बार के लिए कुछ सब्सक्राइब किया, वो मंथली सब्सक्राइब होता जा रहा है, रिन्यूअल ऑटो रिन्यू होता जा रहा है आपके बिना एक्सप्लिसिट कंसेंट के। ऑल सच थिंग्स कुड बी कंसिडर्ड एज डार्क पैटर्न। अब प्रॉब्लम इज कि डार्क पैटर्न को रेगुलेट करने के लिए दुनिया के बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग इंडिया कोई अलग से कानून है नहीं। भारत में जो कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, दैट इज अ जेनरिक लॉ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देयर इज नो सेपरेट लॉ टू डील विद डार्क पैटर्न, बट इस डायरेक्शन में अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने हाल फिलहाल में सारे जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं जैसे स्विगी, जोमेटो, अमेजन, सबको इंस्ट्रक्शन दिया है कि यू हैव टू डू सेल्फ ऑडिट एंड एनालाइज द डार्क पैटर्न्स ऑन योर पोर्टल्स एंड एलिमिनेट देम। तो दिस इज द फर्स्ट डायरेक्शन या फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ डार्क पैटर्न। दिस टॉपिक is important from our syllabus. This is the prelims practice question with respect to this particular topic. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. Next topic is about modified interest subvention scheme, important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. अब ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम MISS, ये जो स्कीम है भारत सरकार की, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था 1998 में। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है नाबार्ड। इसका मेन लक्ष्य होता है कि किसानों को क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराया जाए जिसकी मदद से जब भी वो चाहें तो अपनी एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए लोन ले पाएं। जैसे हमको क्रेडिट कार्ड मिलता है और क्रेडिट कार्ड की मदद से हम लोग शॉपिंग कर पाते हैं, वैसे ही किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से किसान जो है वो टाइमली एक्सेस उनको मिले टू द क्रेडिट सिस्टम, जिससे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल पंप सेट खरीदना है, प्लांटेशन के लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, तो वो सब चीज़ें खरीद पाएँ। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट है दैट वाज ब्रॉट आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ वी गुप्ता कमिटी। तो किसान क्रेडिट कार्ड इज इशूड बाय कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक जिनको हम लोग ग्रामीण बैंक्स भी कहते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स थ्रू आउट द कंट्री। तो ये तो बात हो गई किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की, जिसके अंतर्गत किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलता है। अब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के साथ साथ भारत सरकार ने एक स्कीम और अटैच कर दिया जिसका नाम है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो KCC किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज कनेक्टेड विथ MISS मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है MISS के अंतर्गत, ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरी तरह से इसका खर्चा भारत सरकार उठाती है। इसमें अगर इसके अंतर्गत अगर कोई किसान अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लेता है तो उसको लोन थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। तो बेसिकली किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम तो था ही, उसको लिंक कर दिया MISS के साथ, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के साथ। अब इसकी मदद से होता है क्या कि किसानों को लोन अगर लेना है क्रेडिट कार्ड के थ्रू अंडर किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम, तो लोन इज अवेलेबल एट सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख तक का अगर लोन लेना है फार्मर्स को तो उनको सिर्फ 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है, जबकि नॉर्मली इंटरेस्ट वाज 8.5%। लेकिन अंडर MISS स्कीम इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5% इज गिवन, मतलब इंटरेस्ट को रिड्यूस कर दिया गया है
1.5% तक. तो दिस हैज रिड्यूस्ड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. प्लस अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इफ द फार्मर रिपेज द लोन प्रॉम्प्टली, एकदम टाइमली अगर लोन वापस कर देता है तो एडिशनल 3% इंसेंटिव इज गिवन. मतलब इफेक्टिवली अगर फार्मर टाइम पे लोन वापस कर दे तो उसको सिर्फ 4% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. द स्कीम कवर्स लोन फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज अलाइड एक्टिविटीज, पोल्ट्री, फिशिंग एंड ऑल, उसके लिए भी ये स्कीम होता है. एंड नो कोलैटरल इज नीडेड फॉर लोन अप टू 2 लाख रुपीज. तो दिस इज मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम विच इज एन ओवर एंड अबव द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. तो किसान क्रेडिट कार्ड तो इंश्योर कराता है कि फार्मर को क्रेडिट मिले. मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इंश्योर कराता है कि क्रेडिट मिले एट अ सब्सिडाइज्ड रेट. अब करंट न्यूज ये है कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत जो भी बेनिफिट्स मिल रहे थे किसानों को उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जाएगा. बेसिकली मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वाज अबाउट टू लैप्स दिस ईयर, but now government has decided कि it will be extended for this entire financial year 2025-26. So no changes have been brought in implementation of modified interest subvention scheme. The scheme will continue to be monitored and implemented by Reserve Bank of India and NABARD, and the scheme will ensure that the farmers get loan through different banks at low subsidized रेट. इफेक्टिवली फार्मर्स को सिर्फ 4% इंटरेस्ट भरना पड़ता है. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड MISS इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एट ए हेवीली सब्सिडाइज्ड रेट. इन दोनों स्कीम्स के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Next topic is about first batch of women cadets from NDA, National Defense Academy. Important from prelims exam point of view, मेंस में भी कहीं आप पासिंग रेफरेंस में इसका जिक्र कर सकते हैं. तो फर्स्ट बैच ऑफ 17 वुमेन कैडेट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल डिफेंस अकेडमी, इनका पासिंग आउट परेड होगा ऑन फ्राइडे यानी कि टुडे. सो दिस इज 148th बैच ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी. बट पहली बार वीमेन कैडेट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी कोर्स. ये जो 17 वुमेन है दे विल बी इंडक्टेड इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. तो सवाल ये उठता है कि सर वीमेन ऑफिसर्स तो अभी तक भी देखा है हमने आर्मी में, एयरफोर्स में ने देखा कर्नल सोफिया कुरैशी को, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को. तो वीमेन ऑफिसर्स वेयर तो अर्लियर ऑल्सो, बट आप कह रहे हैं कि एनडीए से पहली बार वीमेन ऑफिसर्स पास होकर के आ रही हैं. सो हाउ इज इट पॉसिबल? पहले जो वीमेन ऑफिसर्स, अभी तक जो वीमेन ऑफिसर्स थी आर्म्ड फोर्सेज में, वो कैसे ज्वाइन करती हैं आर्म्ड फोर्सेज को, वो भी जरा समझते हैं. तो देखिए 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाउ वीमेन कैन ऑल्सो ज्वाइन नेशनल डिफेंस अकेडमी आफ्टर क्लास 12 एंड उसके बाद दे विल गो फॉर 3-year ट्रेनिंग प्रोग्राम बिफोर बीइंग कमीशन्ड एज परमानेंट ऑफिसर एट पार विथ मेन. तो ये 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वीमेन भी नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन कर सकती हैं. 3 साल का प्रॉपर ट्रेनिंग उनको भी दिया जाएगा एंड देन आफ्टर दैट दे विल बी इंडक्टेड इनटू आर्म्ड फोर्सेस लाइक एज अ परमानेंट ऑफिसर लाइक मेन. इसके पहले तक वीमेन वे आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस अकेडमी. दिस वाज ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर मेन. वीमेन को अगर आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना होता था तो उसके लिए उनके पास शॉर्ट सर्विस कमीशन का अप्रोच था या टेक्निकल एंट्री स्कीम अप्रोच था. शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत विमेन कुड ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस आफ्टर ट्रेनिंग इन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी विच इज इन चेन्नई. और इसके यहाँ से पास होने के बाद विमेन कुड बी इंडक्टेड इनटू आर्म्ड फोर्सेस फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन. शॉर्ट सर्विस कमीशन में आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंडक्शन किया जाता है, यानी कि नौकरी दी जाती है 10 साल के लिए, विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 14 ईयर्स. तो आर्म्ड फोर्सेस में जो इंडक्शन होता है एट ऑफिसर लेवल, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, दूसरा होता है परमानेंट कमीशन. परमानेंट कमीशन में अर्लियर वीमेन वेयर नॉट अलाउड, क्योंकि परमानेंट कमीशन में जाने के लिए आपको एनडीए से पास होना होता था 3 साल का ट्रेनिंग लेकर के, विच वॉज अर्लियर रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर मेन. अब विमेन को अगर आर्म्ड फोर्सेज में जाना है तो उनको ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी से पास होकर के शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू वो आर्म्ड फोर्सेज में इंडक्ट हो सकती थी. शॉर्ट सर्विस कमीशन में नौकरी होती है 10 साल के लिए, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 14 ईयर्स. दूसरा, विमेन कुड ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेज आज अ टेक्निकल मेंबर आफ्टर इंजीनियरिंग. तो बीटेक या बीई करने के बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में टेक्निकल ब्रांचेज में वो ज्वाइन कर सकती थी. तो मैं एक बार समराइज कर दूं कि
अगर आपको परमानेंट कमीशन होना है आर्म्ड फोर्सेज में, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में, तो आपको एनडीए से पास होना होता है, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे से पास होना होता है 3 साल का कोर्स करके। जो अभी तक ये 147th जो बैच था एनडीए का, अभी तक इट वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर मेन। वहां से पास होने के बाद आप परमानेंट कमीशन में आ सकते थे। विमेन अभी तक जो आर्म्ड फोर्सेज में थी, दे वेर आइदर पार्ट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसके लिए उनको ओटीए से पास होना होता है, और दे ज्वाइंड एट टेक्निकल लेवल आफ्टर इंजीनियरिंग। बट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 2022 में पहली बार विमेन ऑफिसर्स वेर ऑल्सो इंडक्टेड फॉर 148th एनडीए कोर्स, और 3 साल का कोर्स खत्म करने के बाद 2025 में नाउ द फर्स्ट बैच ऑफ विमेन कैडेट 17 विमेन का कैडेट हैज पास्ड फ्रॉम एनडीए। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस, आई एम सो सॉरी आई एम नॉट गिवन एनी प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो कल का जो क्वेश्चन था डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड, उसमें सेकंड स्टेटमेंट तो सीधा सीधा रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी टाइमलाइन नहीं दिया गया है डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पॉक्सो एक्ट में द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऐसा कोई कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन 16 to 18 का अलग से कैटेगरी नहीं बनाया गया पॉक्सो एक्ट में। एमएसपी से रिलेटेड नाइजर से संबंधित जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। सुगर बोर्ड, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर सर फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।